ट्रंप ने एक पोस्ट किया, बातचीत बहुत अच्छी रही, प्रोडक्टिव रही, सही दिशा में जा रही है और उसको लेकर दुनिया में ऐसी उम्मीद जगी है कि बताया जा रहा है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस में 10% की कमी आ गई है। हालांकि तेहरान टाइम्स की तरफ से कहा गया कि व्हाट अ क्लाउन, मतलब ऐसी कोई बातचीत है नहीं। ट्रंप को झूठा साबित करने के लिए ट्रंप को लेकर ऐसे पोस्ट किया गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट किया कि अगले 2 दिनों में कुछ हो सकता है, बातचीत बहुत प्रोडक्टिव है, वेरी गुड एंड वेरी प्रोडक्टिव बातचीत, जो ईरान के साथ कुछ चल रहा है ऐसा उन्होंने संकेत दिया। तेहरान टाइम्स ने लिख दिया व्हाट अ क्लाउन, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं। बहरहाल, लेकिन इससे अच्छी चीज ये हुई है साहब कि क्रूड ऑयल प्राइसेस में ये बयान आते ही 10% के आसपास की जो है कमी हो चुकी है। लेकिन भारत में क्या हो रहा है इसको समझिए। आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार ईरान अमेरिका इजरायल युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात पर विस्तार से देश को संबोधित किया। 24 दिन हो गए, आज 24वां दिन है। आज यह संबोधन ऐसे समय में आया जब वेस्ट एशिया में युद्ध की आग लगातार भड़क रही है। फरवरी के अंत में अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर बड़े हमले शुरू हुए, जिसमें तेहरान की महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजरायल के शहरों पर मिसाइलें दागी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जहाजों की आवाजाही रोक दी। नतीजा आप सभी जानते हैं, वैश्विक ऊर्जा संकट पूरी दुनिया पर असर हुआ, बिल्कुल भारत पर भी। क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छू रही हैं। भारत जैसे देशों में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और उर्वरकों की आपूर्ति पर, सप्लाई पर असर पड़ रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो सुनिए। देश को कैसे आश्वस्त किया देश के प्रधानमंत्री ने। उन्होंने साफ कर दिया कि देखिए, भारत की प्राथमिकता, प्रायोरिटी लोगों को घरेलू एलपीजी मुहैया कराना है, प्रायोरिटाइज किया जाएगा। पीएम ने भरोसा दिलाया कि गैस और तेल की सुचारू सप्लाई के लिए लगातार काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि आयात स्थिति और आपात स्थिति से निपटने के लिए सरकार जो है वो तैयार है, क्योंकि इमरजेंसी लाइक सिचुएशन होती है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि लॉन्ग और शॉर्ट टर्म प्लान पर काम हो रहा है। युद्ध शुरू होने के साथ ही विपक्ष हालांकि लगातार भारत की भूमिका पर सरकार को घेर रहा था, तो पीएम मोदी ने वो भी स्पष्ट कर दिया। पीएम ने कहा कि भारत ने तनाव कम करने का आग्रह किया है। भारत जंग का हमेशा विरोधी रहा है। बातचीत के जरिए समाधान का रास्ता निकालने का भारत हमेशा से पक्षधर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको समझिए कि सिर्फ विदेश नीति पर बात नहीं की, उन्होंने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स या घरेलू मोर्चे पर भी एक कई स्ट्रांग मैसेज उन्होंने दिया। आज उन्होंने वार्निंग दी कि संकट के समय ये जो जमाखोरी, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग वाले देश के साथ धोखा कर रहे हैं। पीएम ने कहा कि कुछ लोग संकट का फायदा उठाकर जरूरी वस्तुओं की जमाखोरी कर रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं। सरकार ऐसी हरकतों पर जीरो टॉलरेंस रखेगी। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, एक बार सुनिए आप। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों के साथ समन्वय बनाकर यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया साहब कि भारत के नागरिक प्रभावित ना हो। रेड सी से लेकर खाड़ी तक जहां जहां से वैश्विक व्यापार गुजरता है, वो सारे रास्ते इस तनाव की चपेट में आ सकते हैं। आने वाले वक्त में इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, यह भी समझना होगा, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ सकता है। यही वजह है कि भारत जैसा देश जो तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था है, उन्हें हर कदम बेहद संतुलित तरीके से उठाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री का आज का बयान दरअसल एक संतुलन की झलक है, इसको भी समझिए, जिसमें एक तरफ शांति की अपील भी की गई है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा का भरोसा भी दिया गया है। तीसरी तरफ देश के भीतर किसी भी तरह के संकट से निपटने की तैयारी का भी इसमें जिक्र किया गया है कि आश्वस्त देश के प्रधानमंत्री ने किया है आपको। देखिए, संकट के समय सरकार भले ही पुख्ता तैयारी का दावा कर रही हो, कह रही हो कि साहब जिस तरह कोविड के समय एकजुटता दिखाई थी, आज वैसे ही एकजुटता दिखाने का समय है, लेकिन विपक्ष सरकार की बातों को समझने और मानने के मूड में है नहीं। अलग मोर्चे पर लड़ाई है, एक तरफ वैश्विक संकट, दूसरी तरफ सरकार के सामने जमाखोरों के नेक्सस को तोड़ना, और तीसरा मोर्चा विपक्ष का है, जो कल तक पीएम की चुप्पी पर सवाल उठा रहा था, अब उसे प्रधानमंत्री का संबोधन जम नहीं रहा है। प्रियंका जी ने कहा है कि पीएम ने कुछ नया तो बोला ही नहीं। उन्होंने कहा और देश को अवगत किया है कि परिस्थितियां क्या हैं। कुछ ज़्यादा नई बात नहीं कही है, लेकिन हमने जो नोटिस दिया है डिस्कशन के लिए, वो डिस्कशन होना चाहिए। आपने जबरदस्ती भारत को संकट में डाला। हमने कहा कि आप बातचीत कीजिए ईरान के राष्ट्रपति से, और जैसे चीन ने, रूस ने अपने देश में
तेल को लाने का, गैस को लाने का इंतजाम किया, उनके जहाज नहीं रुके, आपके भी नहीं रुकते। अब देखिए सरकार की जो तैयारी है मिडिल ईस्ट की या ग्लोबल संकट में क्या बदलेगी, भारत की तैयारी कैसी है, और प्रधानमंत्री जो कहा जा रहा है कि बहुत देर कर दी जनाब आते आते, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, क्या वाकई बहुत देर हो गई? 24 दिनों बाद प्रधानमंत्री का संबोधन पहले हो जाता है, जो विपक्ष कह रहा है और जो सरकार की तैयारी, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रदीप भंडारी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। प्रदीप भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। जेएनयू के प्रोफेसर लेखक आनंद रंगनाथन है, डॉक्टर आनंद रंगनाथन। डॉक्टर आनंद बहुत बहुत स्वागत। तहसीन पूनावाला हैं, तहसीन भाई कांग्रेस के बड़े समर्थक हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तहसीन भाई बहुत बहुत स्वागत। 2 वरिष्ठ पत्रकार, 2 सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सतीश के सिंह। सतीश सर स्वागत। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन जी आपका बहुत बहुत स्वागत। और आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता हमारे साथ रहेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रदीप, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, 24 दिन बाद, यही पहले बोल देते प्रधानमंत्री। देखिए, विपक्ष जो है वो बहरा हो चुका है, और अगर पूर्व के अंदर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने जब पार्लियामेंट को संबोधित किया तब भी ये नहीं सुने, हरदीप पुरी जी ने जब पार्लियामेंट को संबोधित किया तब भी ये अपनी राजनीति कर रहे थे, हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार आधिकारिक रूप से कर रही थी तब भी ये नहीं सुने। इनको सिर्फ यही चाहिए कि राजनीति देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 घंटे इस पूरे के पूरे ग्लोबल क्राइसिस पे भारत में स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं अमन जी आपके जरिए पूछना चाहता हूं दर्शकों से, दुनिया में ब्रेंट क्रूड का प्राइस कितना है? भारत के अलावा कौन से ऐसे देश हैं जहां 0% पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े या डीजल के प्राइसेस बढ़े? कोई भी ऐसा देश नहीं। अमेरिका में 20% बढ़ा है, कंबोडिया के अंदर 70-60% बढ़ा है, यूके के अंदर 32% बढ़ा है। भारत के अंदर पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस 0% बढ़े। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार। 32 करोड़ एलपीजी सिलेंडर्स हैं जो देश की जनता तक जो है पहुंच रहे हैं, जो देश के घरों तक पहुंच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को यही चिड़ है कि देश के अंदर त्राही त्राही क्यों नहीं मची है। मैं बताता हूं कांग्रेस की असली चिड़ क्या है। ये फोटो याद है आपको? ये पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर हैं जो यहाँ पे जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो यहाँ पे जाकर पार्टियां करते थे विपक्ष के नेता और कांग्रेस के नेताओं के साथ में। ये जब जाके गजवाए हिंद और इन सब तरीके की बातों को करते हैं तब आज कांग्रेस पार्टी एक्सपोज होती है कि ऐसे लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी घुमा करती थी। तो आज कांग्रेस को जब भी देश हित आगे रखेगा वो नहीं दिखेगा। वो तो कोरोना काल में भी ये कहते थे कि भारत जो है वो पीछे हो जाएगा, परंतु सच्चाई क्या निकली कि भारत ने 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के डोजेस लगाए। तो आज ना एलपीजी की दिक्कत है, आज लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पे हम काम कर रहे हैं। एक छोटा उदाहरण देता हूं, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ पूरे की पूरे रेलवे लाइन हम 100 करोड़ लीटर डीजल बचा चुके हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आज स्टेट ऑफ हॉर्मुज से आखिरी चैनल ने ब्रेक करी, ये प्रधानमंत्री ने बताया। भाई ये सब प्रधानमंत्री ने बताया आज जैसी देश की तैयारी है, बस उनका आपने कहा 24 घंटे प्रधानमंत्री इस मिशन मोड पर काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। विपक्ष पूछ रहा है 24 दिन बाद क्यों बोला, 24 दिन क्यों लग गए? इसका जवाब कि आप बोलते पहले जरूरत नहीं थी, पहले सरकार की तरफ से बोला जा रहा था, वो जवाब हो सकता है। मतलब आप कि 24 दिन, आज 24वां दिन है शायद संभवतः, अगर मैं गलत नहीं हूं, 23 से 24, तो 24 दिन बाद क्यों, पहले क्यों नहीं? अब मान लो 24 जी अमन जी 24वें दिन पे बोले तो आप बोलोगे 24वें पे क्यों बोला, 25वें पे क्यों नहीं बोला, 18वें पे क्यों नहीं बोला? बात क्या है? मूड पॉइंट ये है कि हम लोग क्राइसिस को सॉल्व कर रहे हैं। हम यहाँ पे विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं, देश की जनता के क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए। सर आपके अपने पक्ष हैं, विपक्ष कह रहा है कि 50% घरों में सिलेंडर की कमी है। जो विपक्ष कह रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 50% घरों में सिलेंडर की कमी हो चुकी है। सिलेंडर 14.2 से 10%। वो कौन से घरों में सिलेंडर की कमी? एक मिनट में एक एक करके मैं बता देता हूँ, वो फैक्ट चेक हो जाएगा सर। नंबर 1, 50% घरों में सिलेंडर की कमी हो गई है, और कांग्रेस की पीसी में बताया गया। दूसरा बताया गया, उनको किसी ने बताया कि सिलेंडर जो 14.2 kgs का होता है उसको आप 10 किलो पर घटाने वाले हैं, 14.2 से उसको 10 किलो पर लाने वाले हैं। होटल, उद्योग, रेस्टोरेंट सब बंद हो चुके हैं। गुलाम की गलतियों का खामियाजा है, गुलामी ना करते तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहता। तहसीन पूनावाला, पहले अब आप जवाब दे दीजिए कि प्रधानमंत्री ने जो बोला, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री 10 सेकंड का जवाब दे? अच्छा बोलिए, 10 सेकंड बोल लीजिए, बोलिए 10 सेकंड, बोलिए 1 मिनट। हाँ ठीक है, कोई तहसीन नहीं। आपको राहुल गांधी की फोटो, राहुल गांधी और गांधी वाड्रा परिवार की फोटो याद है? क्वालिटी रेस्टोरेंट में कनॉट प्लेस में खाना खाने गए थे वो लोग और उन्होंने डाला था वो रेस्टोरेंट है क्वालिटी। मैं कहना चाहता हूं आज ही शाम को चले जाओ उस रेस्टोरेंट के अंदर। कांग्रेसी कह रहे हैं ना कि हर रेस्टोरेंट देश का बंद है, कांग्रेसी तो झूठ फैलाने की दुकान बन चुके हैं। ये देखिए उठा के 2011 की पोस्ट डाली थी, उस पर भी अभी तक माफी नहीं मांगी। तो मैं निमंत्रण करना चाहता हूं तहसीन पुणेवाला को, चले जाओ जरा अपने घर के। मैं कह रहा हूं एक काम करते हैं, फैक्ट्स पर बात हो जाएगी तो तहसीन बता देंगे। तहसीन, सीधा सा सवाल ये है, अच्छा आम आदमी पार्टी से भी अब हमारे साथ जो मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं, अनमोल जी हैं। अनमोल भाई बहुत बहुत स्वागत आपका। लेकिन पहले तहसीन, आपको लगता है प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद संभवतः अब सियासत थमेगी
और जैसा प्रधानमंत्री ने अपील की साहब कि जैसे कोविड के समय हम सब एकजुट थे, ये वही संकट का समय एकजुट होने की जरूरत है। हो जाए, होती रहेगी पॉलिटिक्स, बाद में भी होती रहेगी, नहीं तहसीन भाई? अमन जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपके साथ शो में शिरकत करने का मौका मिला। और अव्वल तो मैं खुश हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने आज लोकसभा को संबोधित करते लोकसभा के माध्यम से देश को संबोधित किया, उनके लिए साधुवाद है। लोकसभा और राज्यसभा माध्यम है जिसके माध्यम से वो देश को संबोधित उनको करना चाहिए। हालांकि मैं इस चीज से ज्यादा खुश होता अगर डिस्कशन होता, प्रधानमंत्री जी केवल मन की बात नहीं, हम डिस्कशन के माध्यम से काम की बात करते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2 या 3 चीज बताई, मैं उसके तथ्यों में जाकर फिर उसके बाद आगे की बात के मैं जवाब दे देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है क्रूड ऑयल के 5.3 मिलियन मेट्रिक टन के हमारे पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स है। जो आदरणीय प्रधानमंत्री कहना भूल गए, मुझे सब लोग फैक्ट चेक करना, कि जो हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स का एसपीवी बना था, ISPRL, ये बना था 16 जून 2004 में मनमोहन सिंह जी ने। 2015 के इसका कमीशन था जब आदरणीय प्रधानमंत्री ने 15, 16, 17, 18 में इसको इनॉग्रेट किया। उसके बाद नया कुछ नहीं बना है। जो फेज 2 है वो बियॉन्ड टाइम चल रहा है, बहुत डिले है, जिसका जिक्र आदरणीय प्रधानमंत्री ने किया। इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री जी को नहीं जाता। दूसरी चीज, फिर तथ्यों पे एलपीजी की बात प्रधानमंत्री ने, हालांकि वो आंकड़े नहीं दिए, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बना रहे, हमारा लोकल एलपीजी प्रोडक्शन 2.1 मिलियन टन था प्रति साल। वो बढ़ के मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल खत्म हुआ 10 मिलियन टन पर ईयर, और आज है 13 मिलियन टन प्रति ईयर। इन्होंने कितना बढ़ा, मनमोहन सिंह जी ने कितना बढ़ा, ये बता दे। ये इसलिए बता रहे क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, जो ग्रोथ होना चाहिए था वो इस कार्य में नहीं हुआ, वो मनमोहन सिंह जी के कार्य में हुआ। वरना आज भी हमारा 90% जो एलपीजी है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हम अभी 41 देशों से बात करें, ये बात का साधुवाद है, लेकिन कर रहे हैं। ये युद्ध होने वाला था और ये बिल्कुल पता था कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कुछ हो सकता है। हमने इसको पहले डाइवर्सिफाई क्यों नहीं किया? जब लास्ट ईयर हमारे पास फर्टिलाइजर का, फॉर एग्जांपल, जब तकलीफ आई, चाइना ने जब फर्टिलाइजर वॉर शुरू किया था, जेपी नड्डा साहब सऊदी अरेबिया के $2 बिलियन के टेंडर से फर्टिलाइजर ले आए, लेकिन वो भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से आए। तो आपने ये प्लानिंग क्यों नहीं की? इसका अगर आप साधुवाद प्रधानमंत्री को जाना चाहिए कि 24 घंटा वो काम करे, तो हरदीपुरी भी जिम्मेदार है इस परेशानी के लिए। लास्ट चीज में मैं आगे की डिटेल में जाऊंगा। प्रदीप भाई ने कहा ये रेस्टोरेंट खुला है, वो रेस्टोरेंट खुला है। अमन भाई प्लीज न्यूज 18 के आप जर्नलिस्ट को भेज देना, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को दिक्कत हो रही है। हम रेस्टोरेंट्स उद्योग को हम रन डाउन ना करें, इनके माध्यम से देश चलता है, इनके माध्यम से सर्विस इंडस्ट्री चलती है, टैक्स मिलता है और गरीब लोगों को काम मिलता है। आप ठीक है, आप डोमेस्टिक की बात करें, आप हमारे उद्योगों को रन डाउन मत कीजिए। आपका कर्तव्य है सबको एलपीजी पहुंचाना। डोंट मेक इट जो कि आप क्वालिटी चली जाए या चलिए। अमन भाई आप मेरे साथ आइए, कितने सारे होटल्स है जिसमें बुफे बंद हो गए, कितने सारे होटल्स है जो अपना लंच के बुफे, अन्य सर्विसेज बंद देखिए, हो एक गए। चीज है, एक ही रेस्टोरेंट चला मैं रहे। तहसीन हम बहुत ये मतलब ये जिस लेवल का टेक्निकल क्राइसिस है, डिटेल मैं में आज को नहीं जाना डिटेल्स पढ़ रहा था, उसमें बताया कि पूरी दुनिया के अमन देश जी। अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं, वहां पर क्रिटिकल सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर प्लान्स जो हैं वो किए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, पब्लिक हॉलीडेज, वर्क फ्रॉम होम, फ्यूल राशनिंग, इंडस्ट्रियल शटडाउन हर देश में हो रहा है। जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज में हो रहा है वो उसमें कोई भारत का तो कंट्रोल है नहीं कि हम अब जो कांग्रेस की तरफ से पीसी में बताया जा रहा है कि हमने पहले जो है गुलामी ना करते तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज खुला रहता। ये तो सबसे वाहियात तर्क हुआ नहीं, ये सबसे वाहियात तर्क हुआ नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं अगर हम गुलामी ना करते तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज खुला रहता, तो सारी दुनिया के देश क्या इसकी गुलामी कर रहे थे ईरान की, जो उनके लिए बंद हो गया। ये तो बेहुदा वाला तर्क हुआ ना, तो वाहियात तर्क हुआ। मैं उस पॉलिटिक्स की बात कर रहा था। मैं आगे बढ़ूंगा सर, प्लीज मेरे को सबका एक एक रिएक्शन लेना जरूरी है। नहीं प्लीज नहीं, डॉक्टर आनंद रंगनाथन, जो कांग्रेस की पीसीए मैं उस पर बात करूंगा, जो कांग्रेस कह रही है। एक तो कुछ नया नहीं बोला प्रियंका वाड्रा, दूसरा हम गुलामी ना करते तो स्टेट ऑफ हॉर्मूज खुला रहता। एट द एंड ऑफ द डे कांग्रेस कह रही है कि हमारी फेल्ड फॉरेन पॉलिसी की वजह से ही आज ये देश में संकट खड़ा हो चुका है। डॉक्टर आनंद रंगनाथन। नमस्कार अमन जी, और मेरे फेलो पैनलिस्ट को भी नमस्कार, और आपके करोड़ों व्यूअर्स को नमस्कार। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, मैं देख रहा हूं कि मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई तहसीन जी हैं प्रोग्राम में, बहुत ही उनसे मोहब्बत करता हूं। मैं जो कुछ बोलना चाहता हूं उससे पहले उनसे बस आपकी परमिशन से एक सेंटेंस में येस और नो बोलना चाहता हूं। जो आज तहसीन जी ने खुद कहा, सराहना करी मोदी जी ने जो बोला, तो तहसीन जी आप ये समझते हैं कि जो आज जो प्राइम मिनिस्टर ने आश्वासन दिया, जो आंकड़े रखे, उसके बाद कोई पैनिक फैलाने की कोई उम्मीद है या नहीं? समस्या और दिक्कत अब भी है डॉक्टर साहब, अब भी है, बहुत ज्यादा है।
पैनिक नहीं, पर समस्या है, अलर्ट होना चाहिए। रूमर मॉन्गरिंग। अब अमन जी, जो आपने सवाल पूछा था ना, कभी ठीक नहीं होना चाहिए। एक एक करके, जी जी ठीक, डॉक्टर आनंद जो नगनाथ। आपने मुझसे सवाल पूछा अमन जी, मैं उसका आंसर करता हूं। देखिए, अगर प्राइम मिनिस्टर को समझ बूझ के बोलना चाहिए जो कि बोला, तो यही मापदंड कांग्रेस पे भी लागू होता है। अगर वो थोड़ा समझ बूझ के अपनी पीछे करते तो उनको ये पता चलता कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दिए। देखिए, आज जो बोला आपके खुद कांग्रेस के चाहते तहसीन ने कहा कि आप पैनिक नहीं फैलना चाहिए, उसके बाद जो बोल दिया प्राइम मिनिस्टर ने, जो बोल दिया, तो ये चीज कॉन्ट्रडिक्ट करती है जो प्रियंका जी ने कहा। कांग्रेस कह रही है कि भाई जो कुछ बोला वो नया नहीं बोला। अगर जो बोला पीएम ने वो नया नहीं बोला, तो पिछले 10 दिन से पैनिक क्यों फैला रहे हो भाई? समझ में आई आपको बात? तो ये बिना सोच समझ के जो बोलते हैं, ये प्रॉब्लम आ जाती है। जो आज आंकड़े दिए प्राइम मिनिस्टर ने, जो आज आश्वासन दिए, अगर उससे पैनिक नहीं फैल रहा है और जो उन्होंने बोला वो नया नहीं बोला है, तो पिछले 10 दिन से पैनिक क्यों फैला रहे हो आप भाई? कुछ नया नहीं बोला, 10 दिन से वही चीज बोली, तो क्यों पैनिक फैला रहे हो? नंबर 2, अब मैं आंकड़ों पे आता हूं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने खुद बताया आपको ऑयल के स्ट्रेटेजिक रिजर्व, बिल्कुल ठीक है। जो आईईए कह रही है, उन्हें कहा कि 90 डेज के आपकी स्टोरेज कैपेसिटी और स्ट्रेटेजिक रिजर्व होना चाहिए। हमारे पास 74-76 डेज का है, जो कि ठीक है, वहां तक हम पहुंचे नहीं है, 90 दिन तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन 74 डेज भी बहुत बड़ा होता है। वॉर लाइक सिचुएशन में आपके पास अगर 1 महीने के भी रिजर्व हो, वो भी काफी है अमन जी। नंबर 2, क्या ये, और दूसरी बात देखिए, हर चीज पे मोदी डिरेंजमेंट सिंड्रोम क्या करता है कि जो भी चीज कहे उसको बस नकार दो। अब ये अच्छी बात नहीं है कि आप अगर 14 किलो दे रहे थे सिलेंडर में और हर एक आदमी के पास एलपीजी नहीं पहुंच रही है, वो पहुंचाने के लिए आपने वो थोड़ा कम कर दिया। नहीं, अभी किया नहीं है, 10 किलो कर दिया, अभी किया ये नहीं तो है। बहुत अच्छी बात है। ये कांग्रेस कह रही है, उनको सोर्सेज ने बताया है, उनके सूत्र पता नहीं है मेरे को। ये कांग्रेस ने ऐसा दावा किया है, अभी किया नहीं है 14 कहीं, ये ऐसा कुछ है नहीं अभी। कांग्रेस ऐसा दावा कर रही है कि कांग्रेस, पवन खेड़ा जी कह रहे थे उनको, जब वो आ रहे थे उनको कुछ लोगों ने बताया कि सरकार ऐसा 14.2 से 10, तो ये भी पैनिक में ही आता है, मेरे को लग रहा है। ये सब इस तरह से पैनिक क्रिएट कर, इससे बड़ी अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर 14 किलो किसी को आपने गैस सिलेंडर दिया और कुछ 80% लोगों के पास गैस सिलेंडर पहुंचा और आपके पास गैस खत्म हो गई, जो आपने 10 किलो कर दिया तो सबके पास पहुंचेगा और वो थोड़ा कम चलेगा, लेकिन वो हो सकता है वॉर तक टाइड ओवर हो जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है अगर ये होता है तो फ्यूल। अच्छा, एक बड़ी खबर वैसे मैं बता दूं, आप सबसे बातचीत कर रहा हूं, एक बड़ी खबर, एक राहत वाली खबर कह लीजिए, ये मार्केट्स के लिए अच्छी खबर होगी। ट्रंप के एक स्टेटमेंट के बाद मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिला, ये बहुत बड़ी खबर है। युद्ध 5 दिन टाला, ऊर्जा प्लांट पर, ऊर्जा जो संयंत्र होंगे उस पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बयान दिया है कि ईरान के पावर प्लांट, ऊर्जा संयंत्र जो है उस पर अब हमला ना हो। यह कहा गया 5 दिनों के लिए। ट्रंप ने ऊर्जा प्लांट पर हमले का प्लान 5 दिनों के लिए टाल दिया है। ट्रंप के पोस्ट के कई बड़े बड़े मायने भी निकाले जा रहे हैं कि क्या ये युद्ध विराम का पहला जो है कदम तो नहीं है, क्या ये सकारात्मक है। ट्वीट में उन्होंने लिखा, जो पोस्ट किया कि वेरी गुड एंड प्रोडक्टिव जैसे शब्दों का जो इस्तेमाल किया है, वो बताता है कि पर्दे के पीछे चल रही कूटनीति जो है वो शायद काम कर रही है। अच्छा, मार्केट्स में अच्छा सेंटीमेंट और संभवतः क्रूड ऑयल के प्राइसेस में भी एक अच्छा कट डाउन, 10%, अच्छा, बड़ी खबर है ये। दुनिया के तेल के दाम 10% गिर गए ये ट्रंप के इस पोस्ट के बाद। ये बहुत बड़ी खबर है ये। 5 दिन के लिए ऊर्जा संयंत्रों पर हमला नहीं, एनर्जी इंस्टॉलेशंस पर नहीं। और क्या ये मतलब ये युद्ध विराम की ओर पहला कदम है? क्या ये युद्ध खत्म होने की तरफ पहला कदम है? और इसके बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि दुनिया भर में तेल के दाम 10% गिर गए हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये तो बड़ा पॉजिटिव नजरिए से शायद देखने की जरूरत है। हालांकि एक और अपडेट भी दे दे, तेहरान टाइम्स ने लिख दिया व्हाट अ क्लाउन, कोई बातचीत को लेकर। तेहरान टाइम्स जो लिखे, ये इस वक्त मीडिया में एक नैरेटिव वॉर होता है, तो वो एक स्टडी चलती है, तो दोनों करेंगे, वेस्ट भी करेगा और ईरान भी करेगा। लेकिन जो यूएस सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट है, उनका बयान ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूएस एस्केलेट करेगा टू डी एस्केलेट, यानी युद्ध को बढ़ाएगा युद्ध कम करने के लिए। अब कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम जो भी एनर्जी इंस्टॉलेशन है, दूसरे ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन से, वहां हम हमला करेंगे। ईरान ने कह दिया हम डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला कर देंगे। और उसके बीच में ट्रंप का यह बयान, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि दोनों के बीच में कहीं न कहीं कोई बातचीत हो रही, जो दुनिया के लिए शुभ संकेत है। सैयद अब्बास अरागची का एक बयान ध्यान करना चाहिए। उन्होंने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुआ है। इसका मतलब समझिए, उन्होंने कहा कि इंश्योरर और शिपर्स हैं,
उनकी अपनी प्रॉब्लम है। जब इस तरह का वॉर जोन होती है उसमें उनको मुश्किल होती है। तो जो भारत में कुछ मूर्ख किस्म के लोग कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री ने वो पहले से बात कर ली होती नहीं, कोट एंड तो कोट उनको जरा समझना चाहिए। गुलामी ना करते थे, स्ट्रेट मैं ऑफ इसीलिए कह रहा हॉर्मुज हूं, खुला ये रहता। मूर्खतापूर्ण कांग्रेस बयान ने कहा ये, पवन खेड़ा जी को मैंने सुना। मूर्खतापूर्ण बयान है कि गुलामी नहीं करते। भारत जैसा देश किसी की गुलामी नहीं करता है, उसके अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं और स्ट्रेटेजिक वो स्टेप लेता है, ऐसा नहीं है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्पीच थी वो स्टेट्समैन स्पीच थी, उसमें कहीं दाएं बाएं नहीं हुए, बहुत सधी हुई, एक एक शब्द बहुत सधा हुआ। भारत की जो स्थिति है उसके बारे में, हमने जो किया एग्रीकल्चर में, यूरिया में, इंजन में, सड़क पर जो कुछ भी किया जिससे हमारा जो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट का वो कम कंजम्पशन हुआ, हम थोड़ा उससे बच गए, वो उन्होंने बताया। और ये भी बताया कि हमारे पास रिजर्व कितना, साथ में ये कहा कि अफवाह न फैलाइए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होना, हमला होना किसी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। और जो सबसे बड़ी बात, हमें तैयार रहना होगा। नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके प्रति देश का भरोसा शायद सबसे अधिक है। हमने अलग-अलग जी कह रहे हैं कुछ नया नहीं कहा, नंबर 1। नंबर 2 बहुत देर कर दी। दो आलोचना का भी जवाब देना चाहिए। तो नंबर 1 कुछ नया नहीं कहा, एक, और दूसरा बहुत देर, 24 दिन बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। पहली बात तो ये कि प्रधानमंत्री या कोई भी देश, कोई भी जो रिएक्शन होता है ना, वो ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम अचानक उठे, आज गुस्सा आ गया और बाहर निकल कर करने लगे, या कल खुश हो गए, प्रसन्न होकर नाचने लगे, ऐसा नहीं होता है ना। जब प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आता है तो उसके पहले एक पूरी जमीन तैयार होती है किसी भी विषय पर। ऐसा नहीं है कि किसी विषय पर अचानक उठकर खड़े होकर बोल देना है। तो मुझे लगता है पिछले कुछ समय में डेली की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर हमारे विदेश मंत्री जो यूरोप में थे लगातार एक्सरसाइज कर रहे थे, 4 बार 5 बार सैयद अब्बास अरागची से बात कर लिया, 2 बार पीएम ने मसूद पेजेश्कियन से बात कर लिया। मुझे लगता है उस प्रोसेस के बाद आज ड्यू था ये, और बहुत शानदार तरीके से उन्होंने उसको बताया। ठीक है, अनमोल जी आम आदमी पार्टी से। अनमोल जी, आपने सुना पीएम के संबोधन को? जी नमस्कार अमन जी नमस्कार। सुना आपने सर पीएम के संबोधन को? क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा सवाल उठा रही थी, तो मैं, आपने सुना होगा, सुना आपने? जी बिल्कुल सुना मैंने। क्या प्रमुख बातें रही आपकी नजर में? देखिए, मेरी नजर में 2-3 बातें हैं। पहला ये है कि आज देश हमारा संकट में है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है इससे किस तरह उबरा जाए। लेकिन प्रथम जिम्मेदारी है देश की सरकार की। हमें ये मालूम है कि 90% हमारा तेल आयात होता है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, 60% हमारी गैस आयात होती है स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 10 साल पहले नारा दिया था आत्मनिर्भर भारत का, लेकिन हमारा तेल का आयात 83% से 89% हो गया, गैस का आयात 47% से 60% हो गया। दूसरा, जब हमारी सरकार को इस बात की जानकारी थी कि उज्ज्वला योजना के तहत हमारे 33 करोड़ जो हैं उपभोक्ता हैं आज एलपीजी के, तो फिर प्रोडक्शन और सप्लाई चेन में क्यों सुधार नहीं किया गया? आज हमें निर्भर होना पड़ रहा है ईरान के ऊपर, जिससे हमने अपने संबंध बिगाड़ लिए। हम इजराइल की तरफ जाके खड़े हो गए, हम अमेरिका की तरफ जाके खड़े हो गए। और अभी हर्षवर्धन जी ने कहा कि भारत जो है किसी की गुलामी नहीं करता। मैं हर्षवर्धन जी से पूछना चाहता हूं, भाई आप कह रहे हैं कि मोदी जी किसी की गुलामी नहीं करते, तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर जो है वो क्यों कबूला? क्यों कॉटन से इंपोर्ट ड्यूटी हटाई जिससे गुजरात और महाराष्ट्र के किसानों को नुकसान हुआ? क्यों ऐसी इंडो यूएस ट्रेड डील करी? अनमोल जी ये सब, हाँ, ये सब हो चुका है। मैं दरअसल मैंने सवाल, अनमोल भाई, मैंने सवाल इसलिए पूछा अनमोल भाई, मैं आपके प्रधानमंत्री के संबोधन की 2 बड़ी बातें जो आपको अच्छी नहीं लगी, प्रधानमंत्री के संबोधन की 2 बड़ी बातें। पहली हमें ये अच्छी नहीं लगी, उन्होंने कहा कि जी आप तैयार रहिए, कोविड जैसा दौर आने वाला है। इनका कोई भरोसा नहीं है तो कह देंगे जी ताली बजाने लगो, थाली बजाने लगो, भाइयों बहनों खाना खाना बंद कर दो, पानी पीने लगो, हवा खाने लगो, देश के लिए बलिदान दे दो। विरोध के नाम पर विरोध नहीं ना, वो तो उन्होंने बोला कोविड जैसी एकजुटता दिखाने का समय, ये उनकी तरफ से कहा गया। सवाल मत उठाओ। एक बड़ी खबर आपको बताते, ट्रंप के बयान पर ईरानी मीडिया का जवाब है, ट्रंप फिर झुक गए। अच्छा देखिए, बड़ी खबर है, ट्रंप, ईरान की मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि ट्रंप जो है वो फिर झुक गए और हमले के लिए समय चाहते हैं ट्रंप, ईरानी मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है। बहरहाल बोलिए आप, पहले सतीश के सिंह का एक जवाब, फिर मैं डॉक्टर आनंद रंगनाथन और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपके पास आऊंगा। बताइए सतीश जी, पीएम ने कुछ नया नहीं कहा, नंबर 1, और बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। फिर प्रदीप भाई आ रहा हूं। हाँ देखिए, 12 साल में यह पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार के मुखिया ने किसी समस्या को बड़ी समस्या माना है। सच से सामना का आज दिन था। पहली बार ना इवन कोविड में ऐसी बात नहीं कही गई थी जो कि आज प्रधानमंत्री ने कहा अप्रत्याशित है, ये लंबा चलने वाला है और ये जो गंदी गर्मी आ रही है वो और मतलब संकट बढ़ रहा है।
तो ये पहली स्वीकारोक्ति है नंबर 1। नंबर 2, जो उन्होंने कहा उसके हम खिलाफ क्यों होंगे भाई? उन्होंने आश्वासन दिया और उन्होंने देश को तैयार रहने के लिए कहा, सबको मिलकर सपोर्ट भी करना चाहिए, ये भी मानता हूं। लेकिन यही काम एक 13वीं पर उन्होंने किया जब ईरान से संपर्क खुद साधा या उन लोगों ने साधा, और 24वीं पर लगता है आज देश के सामने। अगर ये पहले आते, मैंने तो कहा था मीडिया में कि पहले आते तो ये शायद पैनिक नहीं फैलता, ये नहीं फैलता, क्योंकि भाई प्रधानमंत्री मोदी के सामने तो पूरा जो देश का आभा मंडल है, एनडीए का आभा मंडल और बीजेपी का तो आभा मंडल, कैबिनेट में कौन है क्या है पता नहीं, देश का भी तो भाई आते हो सामने तो उनका लोग सुनता। ठीक है, तो इससे दिक्कत हो रही है। आपको लगता है पीएम पहले आते तो ऑपोजिशन का दो बात और नहीं फैल पाती? दो बात और कहूंगा जी, आप पूछ रहे थे दूसरे से कि आपको इसमें क्या नहीं समझ में आया, क्या और बोलना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने 3 चीज नहीं बोली और तीनों चीज में एक का थोड़ा संकेत जरूर दिया। आज रूसी तेल के ऊपर और ट्रंप के अमेरिकी डील पर कुछ बोलते तो मैं पहला आदमी होता स्वागत करने वाला। कैसे क्या हम कहेंगे रूस से तेल लेते रहेंगे, लाइसेंस अमेरिका से नहीं चाहिए, और बदली हुई परिस्थितियों में अमेरिका का जो ट्रंप डील है, एक तरफा डील है, उसको हम खारिज करते हैं। नहीं सर, वो तो हम ले ही रहे हैं ना रूस से, तो ले रहे हैं ना लाइसेंस के बाद ना, तो हम तो ले ही रहे, हमने बंद ही नहीं किया सर अभी। अरे आधा हो गया था पहले, अभी इधर बढ़ा दिया है भाई। अच्छा ठीक है, आज कहना चाहिए था कि हम लगातार लेते रहेंगे, हम नहीं ट्रंप की परवाह करते। जब ईरान नहीं परवाह कर सकता, भारत तो बहुत ताकतवर है। सर आप बहुत सीनियर, आपको लगता है कि ये फ्लोर ऑफ द हाउस एक देश का प्रधानमंत्री ये कह सकता है हम ट्रंप की परवाह नहीं करते? ये बात कहनी चाहिए। बिल्कुल कह सकता है, पहले के प्रधानमंत्रियों ने कहा है कि हम ट्रंप की परवाह नहीं करते। ये आपको कहना चाहिए था। बिल्कुल नहीं, आज का वक्त है उसको कहने का कि तू सच में जोकर है। आपको लगता है कि एक फ्लोर ऑफ द हाउस से प्राइम मिनिस्टर को ट्रंप को जोकर कहना चाहिए था? अरे भाई आप जब संसद में कह रहे हैं सर, मेरे को नहीं पता था डिप्लोमेसी ऐसे होती है, मैं सीख रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। ठीक है, अब डॉक्टर आनंद रंगनाथन और हर्षवर्धन त्रिपाठी, पहले हर्षवर्धन जी, डॉक्टर आनंद 30 सेकंड, पहले हर्षवर्धन जी। बहुत जरूरी है, मैं ये लाइन सुन के मतलब मुझे लग रहा है कि क्या हो क्या गया है देश को। मोदी पर सवाल करने में ये कह रहे हैं कि ईरान जैसे हम क्यों नहीं हो जाते, और कितना उत्तेजित होकर सतीश जी बोल रहे हैं। अरे थोड़ा तो सोचिए सर, ईरान में बच्चों को खाने के लिए नहीं है, ईरान में बिल्डिंगें ध्वस्त है, तबाही हो गई है। ईरान चाहे जो कहे कि हम बड़े बहादुर हैं, फटे हाल हो चुका है, और आप कह रहे हैं ईरान जैसा हो जाए। अरे उसने उस ईरान पर जिसमें दुनिया में सैंक्शन हो गया। अमेरिका और इजराइल कमाल कर रहे हैं, कपड़े फट जाए, नंगे होकर घूमे, बच्चे खाने न रहे, महिलाओं के लिए जगह न रहे, लोग नीचे घुस घुस कर कहां जीवन अपना बचा रहे, वहां के मंत्रियों को टारगेट पर ले लिया। आप कह रहे हैं ईरान जैसा हो जाए? सर बोलने से पहले कुछ सोचा तो करिए। ज्यादा सर बोलने से पहले सोचा तो करिए। मुंह से तो निकलना चाहिए। आप कुछ भी बोल देते, और दूसरा कुछ भी बोल देते हैं जो आप बार-बार ये जो आप बार-बार मैं अपने देश की सरकार को कमजोर नहीं कहना चाहता। सर आपके तो मैं अगर आप बोलेंगे तो मैं बोल दूंगा। आपके बीच में नहीं बोला। एक-एक करके भारत की सरकार को 2 तरह से ही देखा जा सकता है। भारत में जनजीवन कैसा है? शानदार है। हमारी जो मुश्किलें आने वाली उसको सरकार जानती है, उस पर काम कर रही। दुनिया कैसे देख रही? दुनिया को लगता है वेल मैनेज्ड है, दुनिया के किसी हिस्से से बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं। कुछ लोगों को बुरा लग रहा है, तो अब उनको कमजोर सरकार लग रही है, एक विपक्ष को लग रही है, और दूसरा कुछ लोग जो माहौल बनाते हैं। एक जरूरी आंकड़ा दे दूं जो अभी तहसीन पूनावाला ने कहा, 2004 में 7-8 मिलियन टन जो उत्पादन था, 2014 में 10-11 मिलियन टन, और 2025 में 13-14 मिलियन टन। सर कहां से आंकड़ा लाके आप देते हैं? और गैस का 15 मिलियन टन का था, 31 मिलियन टन हो गया। उसके बाद करें परसेंटेज में जोड़ो, एब्सोल्यूट और परसेंटेज का मतलब नहीं पता, टीवी डिबेट में आ जाते हैं। तहसीन और प्रदीप, एब्सोल्यूट और परसेंटेज का मतलब नहीं पता। 40 सेकंड दे दीजिए, 40 सेकंड। तहसीन और प्रदीप आप दोनों, लेकिन पहले डॉक्टर आनंद रंगनाथन, ये अभी सतीश जी ने भी बोला। 2 चीजें आराम से एक-एक करके। डॉक्टर आनंद रंगनाथन, सवाल ये, सतीश जी भी कह रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, वो कह रहे हैं पीएम को पहले बोलना चाहिए था, बहुत देर कर दी। पहले बोलते तो ये सिचुएशन नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, सिचुएशन वाकई खराब है, ईरान बेहतर है, ईरान जैसा बनने की जरूरत है। बताइए आप, डॉक्टर आनंद रंगनाथन जी। मैं सतीश जी पे अभी आता हूं, लेकिन हाँ सतीश जी नमस्कार। मैं देखिए सतीश जी बहुत सम्मान है आपका, ऐसा मत बोलिए, मत बोलिए आप ईरान जैसा बनने की जरूरत है। नहीं आप फिर बोलिएगा तो फिर मैं लहर मैं हाथ जोड़ रहा हूं, क्योंकि ईरान जैसा दिलेरी दिखाना चाहिए, उसके जैसा जज्बा दिखाना चाहिए। ट्रंप के सामने खड़ा होने का लगता है कि भारत को ईरान से सीखने की जरूरत है?
ये कह आपको रहा ये हूं। लगता है? आप सतीश जी, आपको पता है ना आप क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल। भारत को ईरान से सीखने की जरूरत है। बिल्कुल, उसके सर, आपको ताकत क्या और हो जज्बे गया? को क्या तो मैं- सलाम करना ही पड़ेगा। क्यों ईरान नहीं? के ताकत और क्यों जज्बे को नहीं? सलाम। सतीश के सिंह। हाँ, ठीक हाँ, है सर, कह रहा हूं। ठीक है सर, कह रहा हूं। मैं तो सर आपसे अब बहस तो- कर ही नहीं अब रहा हूं। तो- अरे, आप तो सुनिए। सीनियर है, मैं तो सीख रहा हूं आपसे। नहीं, नहीं, मुझे नहीं पता था ये सब। अरे नहीं, आपको नहीं, सीखने की ठीक जरूरत नहीं ठीक है है सर, बड़ी चीज आप है ये। अपना जो सीखे हुए देखिए, वही मेरे जो सीखे रहिए। दर्शक हैं वो ना सीखे, मैं सीख रहा हूं। वो ना सीखे नहीं, जो कोई सतीश ना जी कह रहे सीखे इसको। हैं। ईरान डॉक्टर जैसा आनंद नहीं रंगनाथन, बनना अब आप भैया। बोलिए, सबका ऑडियो बंद, एक एक करके प्लीज। डॉक्टर आनंद रंगनाथन, पीसीआर, सबका ऑडियो बंद, 40 सेकेंड्स। सतीश जी की जो उन्होंने बोला, मैं उस पर अभी आता हूं, लेकिन पहले जो फेक न्यूज़ फैलाई गई है, अनमोल जी ने, मेरे मित्र हैं, उनको दो फेक न्यूज़ को मैं परे कर दूं। एक तो प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल नहीं कहा कि जो कोविड पे समय था वो आने वाला है, तो प्लीज पता नहीं इन्होंने किस प्रधानमंत्री की वक्तव्य सुन लिया। दूसरा, हमारा ऑयल 90% हॉर्मूज से नहीं आता है, 50% एटमोस्ट आता है, बाकी सारा और जगह से आता है, सुएज से भी आता है, रशियन ऑयल है, अदर सोर्स से। तो ये भी फेक न्यूज़ फैला दी इन्होंने, पैनिक करवाना चाहते हैं बेसिकली। अब मैं सतीश जी पे आता हूं। देखिए, सतीश जी की एक बात से मैं वाकिफ रखता हूं, और आपके प्रोग्राम पे भी कह रखा है कि यस, प्राइम मिनिस्टर को पहले आना चाहिए था। मैं ये भी कह चुका हूं कि प्राइम मिनिस्टर को लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी चाहिए थी। उससे जो ऑपोजिशन पैनिक फैला रहा है वो नहीं फैला पाता, वो नहीं किया। लेकिन सतीश जी, आप ये दो चीजें क्या कह रहे हैं? एक, जो आप कह रहे हैं कि रशियन ऑयल पे भी बोल देते, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। हमने पिछले एक हफ्ते में 45% रशिया से ऑयल, तेल खरीदने में बढ़ोतरी करी है। अगर हम पीछे हट रहे होते, अगर हम गुलामी कर रहे होते, तो अमेरिका ने जो ऑयल टैरिफ लगाए हैं वो हटा के हमें धमकी दी है कि आगे से अगर ऑयल खरीदा तो ये टैरिफ दोबारा लगा देंगे। उस दौरान हमने 45% बढ़ाया है। हर रोज, हर एवरी डे हम 1 मिलियन बैरल्स पर डे रशिया से खरीद रहे हैं। ये होता है गुलामी करना। और दूसरी बात, देखिए, आप जो कह रहे हैं ना कि ईरान जैसा बनना चाहिए, थोड़ा सोच समझ के बात करिए। मैं ईरान ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि ईरान इज एट वॉर विद अमेरिका। ईरान की जो है ना, बैक इज अगेंस्ट द वॉल। वो क्लाउन कह रहा है। आप क्या कहते हैं? आप सोचते हैं कि जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के साथ वॉर चल रहा था, क्या मोदी ने डायरेक्टली पाकिस्तान को एक बार भी एड्रेस किया? नहीं किया। जो प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग, जो वो कहना चाह रहे थे, वो उन्होंने एक्शन से कहा। आप शब्दों से कहते हैं, मोदी जी एक्शन से कहते हैं, तभी आप प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर है। देख, प्रॉक्सी टेरर की भी बात होती है। हमास, हिजबुल्लाह, हूती बनाने अरे वाला कौन? भैया, अब थोड़ा हम मेरे- ऐसे आतंकी मेरी संगठन बातों बनाने का थोड़ी ना लग व्यापक जाएंगे। अर्थ लगाइए। कहाँ ABCD पे ही आ गए? नहीं, मैं भी वो कह रहा हूं सर, हमास, हुजी, जिस दिन आप हिजबुल्लाह प्राइम थोड़ी ना मिनिस्टर बनाने बन लग जाएगा जाएंगे, भारत। अरे वो कहाँ कह रहे हो आप बनवाने गए? तो आप ही तो कह रहे हैं ईरान जैसा, अरे भाई, ईरान जैसा ट्रम्प के सोचिए, ईरान। सामने खड़ा होने का वक्त है। कुछ वही तो बोलो, अरे तो कुछ हम- तो बोल। अरे हम कुछ टेरर तो बोलो, ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करें क्या? कुछ तो बोलो। आपका लॉजिक गजब है। मल्लयुद्ध लड़ना है क्या? डिप्लोमेसी में मल्लयुद्ध लड़ा जाता है क्या? क्या आओ चलो कुश्ती लड़ते हैं? गजब आप लोगों ने कर रखा है पिछले इतने दिनों से। आपको ट्रम्प के सामने क्यों नहीं लड़ रहे? ट्रम्प के सामने क्यों नहीं लड़ रहे? बिल्कुल। मल्लयुद्ध लड़ा जाता है। बिल्कुल लड़ना चाहिए। जोकर का जो और ट्रम्प को। सामान्य तरीका है उसको तो समझ लीजिए। तो जोकर ही कह दो। आप सब जानते उसको हुए ये जोकर बोल- ही कहो। आप मैं सब बोल रहा हूँ जानते हो। जोकर। हाँ, तो आप अमन जी, बोलिए क्या ना। चल रहा है ये? आप बोलिए, भारत सरकार को जो कौन सा करना है वो सर्कस करेगी। है आपको ये? जो बोलना है बोलिए। देखिए, वही चीज लेकिन है। भारत को ईरान नहीं बनना है भैया। ईरान सिर्फ आतंकवादी पैदा कर रहा है। ईरान ने लोगों के मानवाधिकार हरण कर दिए। ईरान की वजह से ईरानी मर हूती, रहे हैं। हमास, ईरान की वजह से हिजबुल्लाह। पूरी दुनिया संकट में है। ईरान ने आतंकवादियों का बिल्कुल आपने ठीक कहा, हिजबुल्लाह, हमास, हमास हूती, सब पीओके के तक सब पहुंच गया था। विद्रोही पैदा की। हमास भारत तो की कश्मीर नीति नहीं। पीओके तक क्या पहुंच गया हो था, गया? हमास। आपको अमेरिका से कुछ अचानक नाराजगी हो गई तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उसके चक्कर में आप भारत को ईरान बना देना चाहते हैं। चलो ठीक तो है। मैं गजब है। तहसीन और प्रदीप, आराम कर रहे हैं। तहसीन और आप प्रदीप एक काम जी, करिए। पहले सुनिए, प्रदीप भंडारी, सुनिए, पहले प्रदीप भंडारी, ट्रम्प के लिए हवन पहले शुरू कर दीजिए। पहले हम करेंगे सर। पहले प्रदीप हम भारत भंडारी, के लिए पहले करेंगे। प्रदीप जी, सबका ऑडियो बंद, फिर तहसीन भाई आपके पास आऊंगा, अनमोल भाई आपके पास आऊंगा। पहले प्रदीप भंडारी। प्रदीप जी, देर कर दी मोदी जी अमन ने जी, सतीश के सिंह, और ये ईरान लोग- जैसा बनने की जरूरत है। वो कह रहे हैं ईरान जैसा मतलब जैसे वो निपट रहा है इजराइल से और अमेरिका से, वैसे। और हम वैसा नहीं निपट पाए पाकिस्तान से, है ना सतीश के सिंह जी? नहीं, आप उधर मत पाकिस्तान तो की उधर ही तरफ जाऊंगा ना। मत अमन जी, हमने तो मारा पाकिस्तान की तरफ हमने तो मत गलवान में जाइए। चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ देश दी, की वो आपको जनता- दिखा नहीं। हमने गलवान में गर्दन तोड़ पराक्रम दिखाया, वो आपको दिखा नहीं। सिंदूर आपको दिखा नहीं। अमन आपको जी। ईरान दिखा जिसने हूती, हिजबुल्लाह और हमास बनाया, वो आपको दिखा। आपकी सोच है सर। प्रदीप भंडारी अमन जवाब जी। दीजिए। प्रदीप जी, अमन जी, ये सतीश के सिंह जी जैसे लोग इतने ज्यादा निराशवादी और देश विरोधी है कि ये कह रहे हैं कि भारत जो एक देश संवैधानिक विरोधी राष्ट्र जो जर्नलिस्ट चौथी है, सबसे देखो, बड़ी पत्रकार है। अर्थव्यवस्था है, उसको किसी दूसरे नया राष्ट्र नया जैसे मुल्ला है, बनना ज्यादा चाहिए जो एक प्याज खा रहा है, इस्लामिक बता रहा राष्ट्र है जहाँ पे 45%, 50% महंगाई है, 50% महंगाई है, जहां पे उसके जैसा बनना चाहिए। ये दर्शाता है कि इनके अंदर
एक किस तरीके की सोच है, ये देश विरोधी सोच है, देश की जनता के विरोधी सोच है। ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, जैसे हर्षवर्धन त्रिपाठी ने बोला कि भारत के आम आदमी में महंगाई क्यों नहीं बढ़ी इस वैश्विक युद्ध के कारण। ये देखना चाहते हैं सड़कों के ऊपर लोग सफर करें, जो होएगा नहीं क्योंकि मोदी जी की सरकार है। कांग्रेस की होती तो ऐसा होता। दूसरा, तहसीन पुनेवाला ने आपके शो पे एक झूठ बोला, हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जीरो ऑपरेशनल थे 2014 के पहले। 2004 में इसको कमीशन किया गया था। 10 साल यूपीए की सरकार में एक भी ऑपरेशनल नहीं था स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। यूरिया की ये बात करते हैं, यूरिया में 22 मिलियन मेट्रिक टन था 2014 के पहले, ये बढ़कर हम लोग सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुके हैं। ये सच्चाई की बात है। इनके समय में तो पेट्रोल पंप 8 बजे बंद करने की बात कर रही थी कांग्रेस पार्टी की सरकार। इनके समय तो ये सिर्फ 20 देशों से लिया करते थे, हम 41 देशों से ले रहे हैं। मैं मूल सवाल पे आना चाहता हूं अमन भाई, मूल सवाल क्या है? आज भारत के अंदर इतने बड़े वैश्विक संकट के बावजूद पेट्रोल और डीजल के दाम स्टेबल है और घरों तक एलपीजी कनेक्शन पहुंच रहे हैं और हमारे जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जा रहे हैं। भारत भारत रहेगा, कोई इस्लामिक राष्ट्र जैसा नहीं बनेगा। दे दीजिए भाई तहसीन भाई जवाब। सवाल कुछ नहीं है, जो उन्होंने बोला उसी का जवाब दे दीजिए। हमारे तो जहाज आ भी रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, नंदा देवी शिवालिक हमारे तो आ भी रहे हैं। अमन जी, प्रॉब्लम ये होता है कि हम जब तथ्यों पे बात करते हैं वही तथ्यों को लेकर उसी को कहकर अभी 2 और वैसे पार कर लिए, ये भी खबर है। सॉरी मैंने बीच में टोका, 2 और पार कर लिए। नहीं कोई बात नहीं, मैं बहुत खुश हूं इसमें, और इसका क्रेडिट प्रधानमंत्री को जाता है, ऑनेस्टली जाता है, क्योंकि उन्होंने फोन उठा के ईरान के प्रेसिडेंट से बात की, उनको क्रेडिट जाता है। पर उसी के साथ मेरा कर्तव्य है कि मैं पूछूं हरदीप पुरी जी और जयशंकर जी क्या कर रहे थे कि प्रधानमंत्री को 4 या 5 जहाज के लिए फोन करना पड़ा। मैं कुछ तथ्य बताना चाहता हूं। एक, हर्षवर्धन जी गलत थे। हर्षवर्धन जी ने जो आंकड़े दिए वो आंकड़े थे कंजम्पशन के, मैंने जो आंकड़े दिए थे डोमेस्टिक प्रोडक्शन के। प्रदीप ने बिल्कुल सही कहा कि सर प्लीज अमन जी ऐसे नहीं, अमन जी ऐसे नहीं, अमन जी ऐसे नहीं, मैं अपनी बात रखता हूं ना, मैं स्टूडियो में नहीं हूं। हर्षवर्धन जी को दिखा दीजिए भाई। पीजी के कमी है ना, प्रोडक्शन क्या आंकड़े दिया, कंजम्पशन वाला दूसरा दिया जो 15 मिलियन से 31 मिलियन हो गया। नहीं मेरे भाई, वो कंजम्पशन है, वो कंजम्पशन है 15 मिलियन से 31 में। मैं इस पे आ जाता हूं। प्रदीप ने बिल्कुल सही कहा कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व अभी बने हैं, लेकिन उसकी प्लानिंग 2004 में और उद्घाटन 15-16-18 में। सेकंड फेज का क्यों नहीं हुआ? 10 साल में कितनी बोला, कुछ भी बोलो अभी सोच लिया था। अमन भाई एक एक करके, हाँ भाई उनको लगेगा सब, वो किसी के बीच में नहीं बोले, उनको लगेगा बोलने नहीं दिया जा रहा। राहुल जी को भी नहीं बोलने दिया जाता। हाँ बोलिए। 10 सेकंड। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व की जो बातें हुई और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना वो 2015, 16, 18 में उसका उद्घाटन हुआ। जो सेकंड फेज की प्लानिंग में 15 में, आज तक उसका उद्घाटन क्यों नहीं हुआ? यही बता रहा हूं, ये सरकार ने नहीं किया है। अच्छा, सोचने का क्रेडिट कांग्रेस को जाता है, ठीक है? नहीं, उसको उद्घाटन कैसे किया उन्होंने? हाँ, सोचने का क्रेडिट, ठीक है सर, समझ गया सर प्लीज। अब हर्षवर्धन जी जल्दी से 30 सेकंड प्लीज, मैं अनमोल जी के पास जाना है, डॉक्टर आनंद के पास भी जाना। 30 सेकंड, तहसीन भाई की बात कॉन्ट्रडिक्टरी है। 33 से भी कम सेकंड। वो कह रहे हैं कि 2004 में जो सोचा गया था वो 2015 में कमीशन हुआ, 15 वाला क्यों नहीं अभी हो गया? यानी ये कह रहे हैं कि इनकी सरकारों के समय में 10-11 साल लगी जाते थे। सोचने का क्रेडिट तो देंगे ना? नहीं, वो तो नेहरू जी को सारा क्रेडिट है, आधुनिक भारत बनाना चाहते थे। नेहरू जी ने सब सोचा था कि सब कुछ ऐसे ऐसे हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया ना सर। 3 से 3.5% डॉक्टर अनमोल जी, जो प्राइम मिनिस्टर ने जो अपील किया कोविड की तरह एकजुट होने की जरूरत है, उन्होंने नहीं बोला कोविड का टाइम आने वाला है, ये नहीं बोला था उन्होंने, एकजुटता की जरूरत का जिक्र किया था उन्होंने। दरअसल कोविड का टाइम आ जाएगा ऐसा नहीं बोला था सर उन्होंने। अमन जी, सरकार पूरी तरह विफल रही है इस क्राइसिस से डील करने में। इनकी कभी तैयारी नहीं होती। हम डिमोनेटाइजेशन देख लें, हम कोविड देख लें, और आज देख लीजिए, और फिर ये कहते हैं कि विपक्ष जो है वो पैनिक फैला रहा है। ठीक है डॉक्टर आनंद, 30 सेकंड, ठीक सर, 10 सेकंड। जब इन्होंने कहा तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे तो हमने कहा कि देखिएगा आप 1 हफ्ते में तेल के दाम बढ़ जाएंगे। सर अभी नहीं बढ़े, भाजपा के प्रवक्ता झूठ बोल गए, अभी नहीं बढ़े। कल परसों जो है 35 पैसे, 2 अरे वो प्रीमियम पेट्रोल है, वो 2% लोग यूज करते हैं सर। 1 मिनट, इंडस्ट्रियल डीजल 22 रुपए बढ़ा है। चलिए ठीक है, डॉक्टर आनंद 30 सेकंड, ठीक है प्लीज, सबका ऑडियो बंद। ठीक है सर, मैं समझ गया, बोलिए डॉक्टर आनंद। अनमोल जी एकदम ठीक कह रहे हैं, सरकार विफल रही है, क्योंकि जो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े हैं, वो जो काफिला चलता है केजरीवाल जी का 50 गाड़ियों का पंजाब जाते हैं जब आधे घंटे के लिए, उसके लिए इतना अब प्रॉब्लम आ जाएगी जो पेट्रोल की किल्लत हो गई है। और बिल्कुल ठीक कहा अनमोल जी ने कि तैयारी नहीं करी। मोदी जी को तैयारी करनी चाहिए थी, जैसे कोविड में वो ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे थे, वो हटवा के शीश महल खरीदवाना चाहिए था 50 करोड़ का। तो गड़बड़ है मोदी जी।